देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में सियासी घमासान छिड़ चुका है। विधानसभा चुनाव से करीब 7 महीने पहले ही राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर सियासी दल ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन चुनावी रणनीति में बीजेपी फिलहाल सबसे आगे नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने मिशन यूपी को अमली जामा पहनाना शुरू भी कर दिया है। गुरुवार रात को दिल्ली में केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के बीच हुई बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर कई अहम फैसले हुए। बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, संगठन महामंत्री बीएल संतोष थे। लखनऊ से सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मीटिंग में पहुंचे। बड़ी बात यह है, इस बैठक में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद थे। बैठक के बाद संभावना जताई जा रही है, योगी सरकार में खाली पड़े मंत्री पदों को जल्द ही भरा जा सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है, इस बैठक में नए मंत्रियों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद, राज्य बीजेपी के अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इनके नामों पर भी चर्चा चल रही है। मोदी के करीबी माने जाने वाले एमएलसी एके शर्मा को भी टीम योगी में जगह मिल सकती है, ये भी खबरें हैं। वहीं दलित समुदाय से आने वाले विद्यासागर सोनकर को भी टीम योगी में शामिल किया जा सकता है। कहा जा रहा है, आला कमान के साथ मीटिंग में मनोनीत होने वाले एमएलसीज के नाम भी फाइनल हो गए हैं। जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ संजय निषाद को भी एमएलसी बनाया जा सकता है। वहीं अति पिछड़ी जाति से भी एक को एमएलसी बनाए जाने की चर्चा है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी जातीय और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश करेगी। हालांकि चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर विपक्ष तंज कस रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कहते हैं, बीजेपी चुनाव से ठीक पहले बंदर बांट में जुटी है। उन्होंने दावा किया, इस कवायद का कोई असर नहीं होगा, इस बार यूपी में एसपी की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार का भी 6 महीने बचे हैं, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो 3 महीने के लिए यहाँ मंत्री बना रहे हैं। मतलब बंदरबाट, लास्ट में भी बंदरबाट करने के चक्कर पड़े, जल्दी से बंदरबाट कर लो, क्योंकि 2022 में तो सरकार आनी नहीं है, अभी जल्दी से बंदरबाट कर लो। जनता की चिंता नहीं है, बंदरबाट की चिंता है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। टीम योगी में बदलाव के साथ बीजेपी ने चुनावी रणनीति को भी धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी की कोशिश अपनी यात्राओं के जरिए चुनावी माहौल बनाने की है। खुद अमित शाह चुनावी कमान एक बार फिर से यूपी में संभालने वाले हैं। दरअसल बीजेपी ने यूपी में 4 अलग अलग दिशाओं से यात्रा निकालने का प्लान बनाया है। इसकी रूपरेखा बीजेपी संगठन को सौंप दी गई है। यूपी चुनाव की कमान पूरी तरह एक बार फिर अमित शाह के हाथ में होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। यही नहीं, हर महीने प्रधानमंत्री मोदी के 2 दौरे भी होंगे। हर महीने पीएम मोदी 2 बार जाएंगे यूपी। इन दौरों में प्रधानमंत्री पीएम राज्य को विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ रैलियां भी करेंगे। इन यात्राओं के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करने की भी कोशिश होगी, यह बीजेपी का दावा है। अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कोशिश कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ने की रहेगी। नड्डा बूथ प्रमुखों और सेक्टर प्रमुखों से लगातार बात करेंगे। 25 सितंबर को पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन होगा। बीजेपी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त करने भी शुरू कर दिए हैं। यानी हर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी किसी बड़े नेता को सौंपी जाएगी। इसमें सांसद भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं। बीजेपी की गंभीरता इस बात से दिखती है कि किसी भी नेता को जमीन पर उतारने से पार्टी हिचकेगी नहीं, चाहे वो किसी भी कद का नेता हो। चुनावी कार्यक्रमों के अलावा बीजेपी ने जातीय गणित साधने की भी तैयारी की है। विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का दाव चल सकती है योगी सरकार। निषादों समेत 13 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की तैयारी है। अति पिछड़ों में निषाद समेत कहार, केवट, मल्ला, धीमर, बिन समेत 13 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जा सकता है। इस बारे में खबर यह है, कानूनी राय ली जा रही है। दरअसल करीब 5% निषाद समुदाय का पूर्वांचल की कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। 40 सीटों पर निषाद मतदाता चुनावी तस्वीर तय कर सकते हैं। लिहाजा चुनाव से पहले योगी यह बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी बीजेपी ने अपनी रणनीति
लगभग फाइनल कर ली है। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल, बीजेपी के प्लान 350 में कितना दम है, यानी 350 सीटें जीतने के दावे और प्लान में कितना दम है, और क्या चुनाव से पहले वाकई योगी टीम का चेहरा बदलने वाला है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी आ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम आ गए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया होंगे, और विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और यूपी की राजनीति पर खासी पैनी नजर रखते हैं। आप सभी का स्वागत है। शाजिया, आप ही से शुरू कर रहा हूं। शाजिया, कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं चुनाव में? रणनीति तो काफी हद तक फाइनल हो गई है, मुद्दे कौन कौन से उठाएंगे शाजिया? देखिए, मुख्य तौर पर जो एक मुद्दा है वो हमारा मैनिफेस्टो है, तो हम पूरा करते आए हैं, और विकास विकास विकास, लोगों की बेहतरी, और जिस तरह से भी जो भी सरकारी मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स रही हैं उनके बारे में बात, और उसका एग्जीक्यूशन जो हुआ है, जो यूपी सरकार ने किया है, जो योगी जी ने किया है, हम उसकी बात लेकर पूरी तरह से पूरे एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे मैदान में, और आप देखिएगा कमल खिलेंगे गुलशन गुलशन। अच्छा, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर अचानक चुनाव से पहले, जैसे अनुराग कह रहे थे, मैंने उनकी बाइट सुनाई थी एक, कि चुनाव से पहले ये नए मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं? क्यों नहीं, क्या दिक्कत है इसमें? जो कुछ अभी जो चुनाव, जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होते तब तक सरकार को पूरा हक है, जो कुछ भी करना चाहती सरकार करेगी। अगर उसको एक्सपेंशन करना है, जो कोविड की वजह से रुका हुआ था केंद्र में भी, अगर वहां पे हो रहा तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है, तकलीफ क्यों हो रही है? वो कह रहे हैं बंदर बांट कर रहे हैं आप, इससे होना जाना कुछ नहीं है। वो उनकी सोच है, बंदर बाट के बारे में उनसे बेहतर कौन जानता होगा। तो बंदर बाट के बारे में तो उनको पुराना एक्सपीरियंस है भाई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कह रहे हैं कि आप जो जन आशीर्वाद यात्रा बाढ़ के समय में निकाल रहे हैं उससे आपकी प्राथमिकता तय हो जाती है, आपको बाढ़ में जूझ रहे, मुश्किल में फंसे लोगों की चिंता नहीं है, आप चुनावी यात्रा निकालने में लगे हुए हैं। नहीं, जो हमारे कार्यक्रम है, जो कुछ बाढ़ पीड़ितों के लिए भी किया जा रहा है, और जो जन लोगों के लिए जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में बताने के लिए, बड़े से बड़ा वर्कर होगा, छोटे से छोटा वर्कर होगा, वर्कर सब हैं, सब जाएंगे, घर घर जाएंगे और बताएंगे क्या क्या काम है। बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद के लिए भी क्या किया जा रहा है ये भी बताया जाएगा। आज पहली बार देख रहा हूं अनुराग मुस्कुरा रहे हैं। आमतौर पर अनुराग बड़े हमलावर रहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं क्यों भाई? अनुराग, क्या बात है? क्योंकि दरअसल में इनकी जो बातें हैं, बताएंगे क्या, काम होगा तो बताएंगे ना, क्या बताएंगे कि हमारी कमजोरी की वजह से शुरू करूं मैं? बिना ऑक्सीजन अरे बहुत लंबा मर गए। मैं अपनी बात कर लूं। नहीं, आपने बोल लिया, मैं बोल लूं। नहीं, क्या बताएंगे कि कोविड काल में मेरी फेलियर से यहाँ पे हजारों लोगों की मौतें हो गई? ये बताएंगे कि हम यहाँ पे शराब माफिया को कंट्रोल नहीं कर पाए, शराब पीने से लोगों की मौतें हो गई? ये बताएंगे कि बेरोजगारी, महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं? ये बताएंगे कि वन बाय वन। अब मैं बोल लूं क्या ये बताएंगे कि आप लगातार महिलाओं पे जिस तरह का अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, चाहे महोबा में जिंदा जला दी गई लड़की परसों, चाहे लखीमपुर खीरी की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ, चिरण हुआ, ये बताएंगे? या ये बताएंगे कि हमारी सरकार इतनी फेलियर है कि महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रही है, बिना पेरेंट्स के पूछे ही हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे? या ये बताएंगे कि किसान लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश का किसान धरने पे बैठा रहा और हम आंख बंद करके सोते रहे, और वो धूप बारिश ठंड में ठिठुरता रहा, भीगता रहा, तड़पता रहा गर्मी में, लेकिन हमने उसकी चिंता नहीं की? क्यों? क्योंकि हमें तो धन्ना सेठ। और आपको दिक्कत क्या है? बीजेपी की चुनावी आशीर्वाद, जन आशीर्वाद यात्रा से आपको दिक्कत क्या है? आप भी निकालिए, चुनाव आ रहा है, प्रचार तो होगा ना। देखिए, दिक्कत हमें नहीं है, को है, क्योंकि वो जन आशीर्वाद यात्रा लेने गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको बोला, भैया तुमको हमने आशीर्वाद दिया है, लेकिन 2022 में तुमको हटाने का आशीर्वाद दिया है कि 2022 में आपको हम विदाई दे देंगे, आशीर्वाद आप ले जाओ, और आपको दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत दर्द झेला है 4.5 सालों में, इतना दर्द झेला है कि वो गांव वाले बताते अनुराग एक सेकंड, अनुराग, ओके, आप ये कह रहे हैं कि इस बार जनता के मुद्दे ऐसे हैं कि बीजेपी को जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अनुराग, बीजेपी सबसे आगे दिख रही है अपनी चुनावी रणनीति में, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आ गए, बीजेपी सबसे आगे दिख रही है, उसका ब्लूप्रिंट देखिए, हर दिन मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ प्लान सामने आ जाता है, बाकी विपक्षी खेमे में खामोशी लग रही है। कुछ एक सम्मेलन वो लोग कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, कुछ एक इवेंट होते हैं। नहीं, यही दिक्कत है कि कुछ एक नहीं,
हर गली मोहल्ले में साइकिल यात्राएं चल रही हैं, गांव-गांव में सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें तो मीडिया दिखाएगा नहीं, क्योंकि मीडिया का तो आप जानते ही हो, इसमें बताने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ तो भाषण भी चलता है तो पूरा मीडिया काटता है, पूरा 2-2 घंटे का भाषण, 3-3 घंटे का भाषण मीडिया दिखाता है। ना अनुराग, हमें थोड़ी दिखाएगा। अनुराग, मैं आपसे एक सेकंड अनुराग, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप जब मीडिया की बात कर रहे हैं आप उसमें हम पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम तो अखिलेश यादव का एक-एक भाषण, एक-एक कार्यक्रम सब दिखाते हैं। मेरी बात नहीं, मैंने तो आपका बाइट भी चलाया, देखिए आप तो ये आरोप मुझ पे नहीं लगा सकते। अरे भाई, मैं आप पे आरोप लगा ही नहीं रहा हूँ, आप भी जानते हो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, इसको छिपा थोड़ी, अब तो पूरा हिंदुस्तान जानता है मैं किस बात कर रहा हूँ। देखिए विडंबना, देखिए बोलते ही पूरा हिंदुस्तान समझ जाता है कि मैं किस मीडिया की बात कर रहा हूँ। आपकी तो बात हो ही नहीं रही है, लेकिन हिंदुस्तान जानता है। तो सोचो ये हालत होगी जब मीडिया को। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए मान लिया कि आपका भी जमीन पर, ओके मैंने मान लिया आपका भी जमीन पर खूब काम चल रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम आ गए। आचार्य जी, शाजिया भी कह रही थी, मैंने उनसे पूछा कि कौन से मुद्दे उठाएंगी, वो कह रही है कि इस बार हम लोग विकास का जिक्र करेंगे, हमने 5 साल में जो काम किया है उसका जिक्र करेंगे। नहीं, ये नहीं कहा। अच्छा ओके, शाजिया क्लैरिफाई करिए, क्या कह रही हैं, बोलिए। हाँ बोलिए, क्या मुद्दे उठाएंगे, बोलिए। मैं बताऊंगी क्या मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम लोग जिक्र करेंगे, हमने कहा बहुत ही तफसील। आप चुप रहिए, भाई साहब, बोलने दीजिए। ओके, वन बाय वन। अनुराग, वन बाय वन, एक-एक। हाँ बोलिए शाजिया, क्या तरीका है, मतलब हाँ बोलिए शाजिया। मैं शुरू करती हूँ। पहला काम तो हमें बढ़ के सुनाऊंगी, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। अरे लंबी लिस्ट, 4 वर्ष में गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का भुगतान, 36 करोड़ रुपए में 88 लाख किसानों का ऋण माफ, और ये सब जानते हैं, ये सब अखबारों में भी है। सुनिए, अरे चुपचाप रहिए। फर्जी है, ये बहुत लंबी है। फर्जी। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, फर्जी है। मैंने कहा 14,000 करोड़ रुपए बकाया है, मुझे बोलने दीजिए। अनुराग ऐसे नहीं, अनुराग एक-एक करके, ऐसे नहीं होगा भाई साहब, ऐसे नहीं, अनुराग ऐसे नहीं होगा। अनुराग बताइए, थोड़ा तमीज, एक-एक करके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.42 यानी कि 2.5 करोड़ किसानों के खातों में 27,000 करोड़ रुपए गए हैं। आप तो इनकम दुगनी करने वाले कितने? एमएसपी बोल रही हूँ, चुप रहिए। अनुराग, दिस इज नॉट फेयर यार, आपने कहा गिनवाई है, वो गिनवा रही है, आप सुनिए, अब वो सुनना पड़ेगा ना। इन्होंने किसानों की इनकम दुगनी सुनना पड़ा, आपने चुनौती दी, वो गिनवाने लगी, बोलने तो दीजिए। नहीं, आपने गिनवाई है। सोचिए आप, अरे आप 2,000 रुपए उनके अकाउंट में डाल के गरीब बनाए रखना चाहते हो, माने उनको। अच्छा, जब अनुराग ऐसे नहीं, एक मिनट, मेरे दर्शक का टाइम भी वेस्ट होता है। नहीं बिल्कुल ऐसे, बंद करिए। अनुराग अच्छा, सुनते रहिए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त होगा, आपको सुनना पड़ेगा और आपको थोड़ा लिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य, क्योंकि आपकी काफी हालत खराब होगी और हम समझ पा रहे हैं क्यों आपको घर में बैठना पड़ेगा और आप क्यों निकलने वाले लायक हालत में नहीं रहेंगे, ये बता रही हूँ मैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बता दूं कि 2.5 करोड़ किसान बाकायदा बीमित हुए हैं, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3,60,000 करोड़ का फसल ऋण वितरण हुआ है, ये ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। कहाँ हो गया? यूपी, आप उत्तर प्रदेश जानते हैं? उत्तर प्रदेश के नाम सुना है? वो भी भूल गए। उत्तर प्रदेश का नाम जानते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम, ऑलराइट, आचार्य प्रमोद कृष्णम। उसके बाद आ रहा हूं भदौरिया जी और विनोद अग्निहोत्री। आचार्य जी, शाजिया तो पूरा लिस्ट लेके आई हैं और पहले भी कह रही थी हमारे पास 5 साल में इतना काम है गिनाने के लिए। आचार्य जी तो कह रही है हम तो सारा काम गिनाएंगे। आचार्य जी अरे 2-4 इंडस्ट्री गिरा देती, 2-4 इंडस्ट्री गिरा देती, रोजगार गिरा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ओनली आचार्य जी। हाँ बोलिए आचार्य जी। देखिए मानक जी, शाजिया जी को भी मालूम है कि चुनाव का मुद्दा क्या है। जैसे हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, ये मुद्दे हैं गिनाने के। लेकिन वोट का जो मुद्दा है वो इनका दूसरा मुद्दा है। इनका मुद्दा है लव जिहाद, इनका मुद्दा है हम विकास क्यों करेंगे भाई साहब? इनका मुद्दा है वन बाय वन। हाँ बोलिए आचार्य जी। मैं तो इतना शरीफ इंसान हूँ, किसी के बीच में बोलता ही नहीं। माफी चाहती हूँ। और शाजिया जी का मैं बहुत सम्मान भी करता हूँ, इतनी इंटेलिजेंट और बड़ी तथ्यों के आधार पे बोलती है। मगर इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी कोई बुराई हम नहीं कर रहे हैं, इनका मसला नहीं है, मसला तो पार्टी का है। शाजिया जी चाहे भी तब भी वो मुद्दे नहीं आ सकते, क्योंकि रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा
और कानून व्यवस्था का मुद्दा, दलित उत्पीड़न का मुद्दा, ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा, फेक एनकाउंटर का मुद्दा, ये हैं किसानों का मुद्दा। लेकिन इन पे चुनाव में वोट थोड़ी पड़ेगा। मुद्दा होगा, अब एक नया मुद्दा आ गया मानक जी, तालिबान। अब अफगानिस्तान में जो तालिबान जितना नहीं चल रहा जितना भारत में चल रहा, हिंदुस्तान में चल रहा, तालिबान का भूत भारत में आ चुका है। तालिबान भारत में कभी नहीं आएगा, लेकिन भूत भारत में आ चुका है। हमारे देश में तालिबान आ चुका है, और जब देश में आ चुका तो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे तालिबान के बिना लड़ा जाएगा। तो भाजपा के मुद्दे होंगे धर्मांतरण से तालिबान और लव जिहाद, इस तरह के मुद्दे होंगे। भगवान श्री राम का जो चित्र है, इन्होंने अपनी बुकलेट जारी की, उस पे इन्होंने दे दिया, इशारा कर दिया कि साहब हमारा मुद्दा ये होगा। तो ये वोट मांगने के मुद्दे और हैं मानक जी, और दिखाने के मुद्दे, मैनिफेस्टो में लाने के मुद्दे और हैं। वहां इनका विकास है, वहां इनकी रोजगारी है, वहां किसान निधि है। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, अगर इसी तरह से वोट लिए जाते हैं, प्रमोद भाई साहब, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं, तो आप बताइए फिर विकास की जरूरत क्या है? सारी की सारी पार्टियों ने ऐसे ही हमेशा किया है। प्रशांत किशोर भी इस बात को कहते हैं, बस मुसलमानों का नाम लो, विकास की जरूरत नहीं है। तो विकास करने की जरूरत क्या थी, और ये सब गिराने की जरूरत क्या थी, अगर वोट का मुद्दा वही रहता? तार्किक तौर पे मुझे बताइए आप। अगर इस देश में विकास के नाम पर वोट पड़ता ना साजिया जी, तो शीला दीक्षित चुनाव नहीं हारती। जो दिल्ली में आप घूमती हैं, ये सब शीला दीक्षित जी के बनाए हुए तमाम फ्लाईओवर्स हैं। अगर विकास पे वोट पड़ता तो 2017 में अखिलेश यादव नहीं हारते। जी विकास की वजह से नहीं हारी। लेट मी फिनिश। अगर विकास पर वोट पड़ता, मैं अनुराग भदौरिया जी की पार्टी से कभी कभी मेरा खूब इनसे बहस होती है, लेकिन सच बात यह है 2017 में अखिलेश यादव जी ने बड़ा काम किया था 12 से 17 के बीच में। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। विकास पे कोई वोट नहीं देता इस देश में। और सुनिए, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये सब दिखाने के मुद्दे हैं, लेकिन इस बात को ना तो कांग्रेस समझती है, ना समाजवादी समझ रही है। अनुराग भदौरिया भी गला फाड़ फाड़ के एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, विकास विकास विकास। अरे भैया, विकास को कौन पूछ रहा है? महंगाई फुर, बेरोजगारी तोता उड़ गया। अब तो तालिबान चलेगा, लव जिहाद चलेगा, राम मंदिर का चित्र चलेगा। ये कौन पूछ रहा है विकास को? इस बात को कोई पार्टी नहीं समझती विपक्ष की, मानक गुप्ता, सिर्फ भाजपा समझती है। और इस देश में भाजपा जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। सत्ता के पाने के लिए विकास की कोई जरूरत नहीं है। सुदीन भदौरिया, कड़वी बातें कर रहा हूँ, सुदीन भदौरिया बात कर रहा हूँ डेमोक्रेसी के अंदर। मैं कड़वी बात कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर विकास नाम आप कौन है कड़वी बात करने वाले? और सुनिए, और सिर्फ धार्मिक उन्माद, धार्मिक भावनाएं भड़का करके वोट लेने का जो शाजिया एक सेकंड, शाजिया जरा सुदीन भदौरिया अपनी बात कह रहे हैं, उसके बाद आपको मौका देता हूं, फिर विनोद अग्निहोत्री। बीजेपी जानती है, बीजेपी नोज वेरी वेल, बीजेपी जानती है हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख कैसे बनाया जाता है। अरे एक बात शाजिया, इल्मी में बात सुनिए, 2014 में जो आपने वादे किए, एक पूरा किया आपने। महंगाई की बात की, पूरी हुई। 2 करोड़ रोजगार महंगाई की बात कर रहे हैं, आपने पेट्रोल आप विकास की बात कर रहे हैं, आपने किया क्या है? सारे इश्यूज पे जवाब दिए हैं। ओके, सुदीन भदौरिया, उसके बाद शाजिया आपको मौका दे रहा हूं जवाब देने का। भदौरिया जी, आप आचार्य जी से सहमत हैं क्या मुद्दा तालिबान और लव जिहाद और धर्मांतरण और ये सब होने वाला है, जनसंख्या नीति कानून, ये सब होने वाला है क्या भदौरिया जी? जो शाजिया गिना रही है विकास के मुद्दे, वो मुद्दा नहीं बनेंगे क्या? भदौरिया जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करा रहा हूं। मैं बोल दूं, मैं जवाब देता हूं। दूसरा भदौरिया, देखिए मैं कहना चाहती हूं, मुझे शाजिया को मौका देना पड़ेगा, उसके बाद आऊंगा सुदीन भदौरिया। ऑडियो ठीक करा रहा हूं आपका। शाजिया का नंबर है। ओनली शाजिया इल्मी। मानक जी मैं आपसे बहुत ही, ओनली शाजिया। हाँ बोलिए शाजिया। मानक जी, मैं बहुत ही इज्जत के साथ आपसे कहना चाहती हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपने 4 पैनलिस्ट बुलाए हैं। हाँ दे रहा हूँ, बोलिए। उसमें से 3 पैनलिस्ट जो हैं भाजपा पर प्रहार कर रहे हैं इस वक्त, और हर तरह की बातें कर रहे हैं, और जिस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं मैं सुन रही हूँ। तो कम से कम जितना वक्त आप उनको दे रहे हैं, मौका दूंगा, बोलिए। हाँ, तो इसीलिए मुझे बताना जरूरी है कि जहां तक कोविड की किसी ने बात की, तो चाहे वो WHO हो या कोई भी एजेंसी हो, सबने उसकी सराहना की है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो ये ऑस्ट्रेलिया MP से भी करानी पड़ेगी। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया बात करने का, ऐसे देखिए बात करने का फायदा नहीं। आप बोलिए भाई साहब। हाँ बोलिए। नहीं देखिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे ना, क्योंकि आप लगातार बोले आ रहे हैं, तो मतलब कोई बात बोले। ओके, वन बाय वन बोलिए। गंदा स्तर हो जाता है तू मैं का। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने को इतना गिरा रही हूँ।
नहीं बोलिए बोलिए नहीं आता बोलिए जी। मैं अपने को इतना नहीं गिराना चाहती कि हर बात का आपकी जवाब दूं, मैं एक साथ जवाब देना चाहूंगी। तो जहां तक कोरोना प्रबंधन की बात है, मैंने आपको बताया कि WHO से लेकर मतलब कनाडा से ज्यादा वैक्सीनेशन यूपी में हुए हैं, और पूरे सब राज्यों में अगर आप देखेंगे, और मैं कांग्रेस राज्यों का नाम भी नहीं लूंगी क्योंकि मैं अगर नाम लूंगी तो पता नहीं कहां भागते फिरेंगे बाकी सब लोग, खासतौर से प्रमोद भाई साहब हमारे जो बहुत अच्छे हैं और नेक हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 करोड़ से अधिक कोविड जांच करने वाला देश का पहला राज्य ये राज्य बना है। अब प्रमोद जी से पूछा जाए केरल के बारे में, पता नहीं वो क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र के बारे में पता नहीं वो क्या बेचारे बोलेंगे, राजस्थान के बारे में बोलेंगे। तो अगर जरा से आंकड़े दे दें और सही आंकड़े देंगे तो शर्मसार होंगे कि सच में इतने सालों बाद भी कांग्रेस ये नहीं सीख पाई। तो मैं ये बताना नहीं, आचार्य जी तो कुछ और कह रहे हैं शाजिया, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इन मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़ने वाले, आप तो तालिबान के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। तो तालिबान का मुद्दा शुरू तो शफीकुर बर्क ने किया, तो इसका जवाब तो आप उनसे लीजिए, अनुराग भदौरिया से जो बहुत चीख के बोलते हैं। वो तो उन्होंने कहा कि हम तालिबान के साथ हैं, फिर उनको उसको वापस लेना पड़ा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछिए, सज्जाद नुमानी साहब से, जिनका समर्थन हमेशा कांग्रेस करती है, कपिल सिब्बल जिनके वकील हैं। तो हमसे क्यों सवाल पूछेंगे? ये सवाल ये किसने उठाया? क्या उनको चिन्हित नहीं करना चाहिए इन लोगों को? क्या बताना नहीं चाहिए? ये लोग जो तालिबान की बात कर रहे हैं, देश में रह रहे हैं, लेकिन देश के IPC का, देश के रूल ऑफ लॉ का जरा चलिए विकास की बात कीजिए, छोड़िए कहां से कहां जा रही है बात को लेकर। अब देखिए, आप बताइए क्या फंस रहे हैं तो बदल गए। नहीं क्या फंस रहे हैं? इसमें फंसना क्या? आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इधर की बातें कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के लोगों की बात कर लो। अच्छा एक मिनट, विनोद अग्निहोत्री, विनोद अग्निहोत्री, ओके ऑल राइट, विनोद अग्निहोत्री, मैं सुदीन भदौरिया का वेट कर रहा हूँ अभी। सुदीन भदौरिया जैसे आते हैं उनको मौका दूंगा। विनोद अग्निहोत्री, देखिए ये तो होता ही है, जहां इंसान नहीं बोलना चाहता है वहां पर डाइवर्ट करता ही है। विनोद जी तारीफ नहीं करते। विनोद जी, ओके विनोद जी, ओनली विनोद। पर मैं तो बात करना चाहती हूँ, मैं तो मंदिर मुद्दे की भी बात करूंगी। मैं तो बताइए, ओके ओनली विनोद जी। धरने पे बैठे थे, आपके विधायक भी धरने पे बैठे थे, तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात नहीं भाग रही हूँ। ओके विनोद अग्निहोत्री, ऑल राइट। अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी कर लेते हैं। विनोद जी, क्या वाकई बीजेपी सबसे आगे दिख रही है क्या? और जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, मैं आगे से मतलब प्लानिंग में और उसे एग्जीक्यूट करने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनावी रेस में आगे दिख रही है, क्या रणनीति बनाने में और एग्जीक्यूट करने में सबसे आगे है बीजेपी? और क्या, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं विनोद जी, क्या मुद्दा इस बार तालिबान बनने वाला है क्या? देखिए, बीजेपी हमेशा चुनावी तैयारियों में आगे रहती है, ये सबको मानना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। एक चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद जो भी नतीजा हो, भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। कांग्रेस पार्टी की बात अलग है, वहां तो फाइल ही 3 महीने पहले खुलती है राज्य के चुनाव में। तो बीजेपी के साथ तो ये है, वो लोकसभा का चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी जीतते हैं, उसके बाद उनका भाषण जो होता है उसमें 2019 की तैयारी होती है। 2019 का चुनाव जीतते हैं, उनके भाषण में 2024 की तैयारी होती है। तो वो बीजेपी की तरीका है। बीजेपी चुनाव हारने के बाद बैठती नहीं है दूसरी पार्टियों की तरह। तो वो तो उस मामले में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। उनके बीच में जो तमाम सारे मुद्दे ऐसे थे, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच में जो कंटेंशन इश्यूज थे, उनको सुलझाने की कोशिश की गई। मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी हो रही है, उसमें जाति समीकरणों और संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश से मंत्री जो बनाए गए, उसमें आपने देखिए पिछड़ी जातियों की तरह हिस्सा दिया गया, पिछड़े वर्गों के लिए नीट में आरक्षण दिया गया, इसके बाद जो है राज्यों को अधिकार दिया गया। तो कुल मिलाकर के तो पिछड़े वर्गों की नाराजगी की बात सुनी जा रही थी, उसको बीजेपी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरा जो है, ये बात सही है, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की एक बात से जरूर सहमत हूं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश में चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं और नतीजे भावनात्मक मुद्दों पर ही होते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है राष्ट्रीय मतलब बंगाली अस्मिता बनाम हिंदू अस्मिता के बीच में हुआ और बंगाली अस्मिता उसमें जीत गई। इसी तरह शाजिया जी जिस पार्टी में पहले थी, आम आदमी पार्टी में, जब शीला दीक्षित हारी थी, जिसकी बात आचार्य जी कर रहे थे, तो वो भी भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था। उसमें एकदम शीला जी को ऐसा भ्रष्टाचार का प्रतीक कर दिया गया था कि लगता था दुनिया में ज्यादा भ्रष्ट को यही नहीं, तो ऐसा भावनात्मक बना दिया गया था। तो हमेशा भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव होते हैं। और ये विकास और ये जो है, सही बात है, हर पार्टी ये आंकड़े प्रस्तुत करती है, आंकड़े रखती है, बोलने के लिए ठीक है। अब ये तो जनता के बीच कहां तक विकास पहुंचा है, कहां तक वो आंकड़े जो है फलीभूत हुए हैं, ये जनता तय करती है। लेकिन आखिर में चुनाव जो है वो जातीय गोलबंदी, सांप्रदायिक गोलबंदी, क्षेत्रीय गोलबंदी
और इन्हीं समीकरणों पर जाकर टिक जाता है। अब सुधीर भदौरिया इस समय भी पता नहीं सुन रहे हैं, उनकी पार्टी पुराने अपने दलित वोटों को पाने के लिए कोशिश पूरी तरह कर रही है। सतीश मिश्रा जी घूम रहे हैं ब्राह्मणों को रिझाने के लिए। अनुराग भदौरिया जी ने जो है कि पार्टी, ऐसा नहीं विपक्ष सड़क पर नहीं है, विपक्ष भी है सड़क। जिस तरह भाईचारा सम्मेलन रालोद कर रहा है, इनका जो है उनकी यात्राएं चल रही है, समाजवादी पार्टी महान दल की यात्रा चल रही है, तो विपक्षी दल भी अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन में है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं, उसके पास अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं, पूरा तंत्र है, सब कुछ है, तो उस हिसाब से नड्डा जी हैं, तो वो उस हिसाब से तैयारी कर रही है। इसीलिए हम लोगों को तैयारी के मामले में आगे दिख रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि चुनाव आते आते क्या नैरेटिव बनेगा, क्या विमर्श बनेगा, इसके लिए थोड़ा हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे, कहिएगा। और ये भी बताइएगा आचार्य जी, जो मैंने प्लान बताया ना बीजेपी का, उसमें यह प्लान है कि अभी से प्रधानमंत्री हर महीने 2 बार यूपी जाएंगे, कुछ वहां उद्घाटन करेंगे, भाषण देंगे, और अमित शाह को दी जा रही है इस बार की कमान। आचार्य जी, सारे सांसद मंत्री सबको उतारा जा रहा है, पन्ना प्रमुख। सोचिए जरा, जमीनी स्तर पर सांसद मंत्री सब उतरने वाले हैं, विधायक तो हैं ही। मानक जी बस अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा 30 सेकंड, और मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं कि 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो जितने वादे बीजेपी ने किए, जैसे 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, ये सब जो मुद्दे थे, इनके वादों पर चुनाव हुआ और ये पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए। लेकिन 2019 में तक 14 से 19 में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जनता ने फिर इन्हें वोट दिया। इसका मतलब है कि वादों को पूरा ना होने पर जनता वोट नहीं देती। मैं फिर कह रहा हूं, जो विनोद जी ने मेरी बात का समर्थन किया। दूसरी बात, नहीं, एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड, थोड़ा सा करेक्शन, छोटा सा करेक्शन। और मुझे पता है विनोद जी खुद भी क्लैरिफाई करना चाहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वादे पूरे करो या ना करो, धार्मिक मुद्दों पर, भावनात्मक मुद्दों पर आप चुनाव जीत जाते हो, उन्होंने ये नहीं कहा। इसीलिए अगर आप ये कहते हैं 14 से 19 में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, ये आपका आरोप हो सकता है, ये आपका ही विश्लेषण हो सकता है। विनोद जी ये नहीं कह रहे थे। नहीं, एक सेकंड। दूसरी बात, शाजिया इल्मी ये कह रही थी, शाजिया ये कह रही थी कि हमें यूनाइटेड नेशन ने, कनाडा ने बड़ा प्रशंसा की है कोविड के मामले में। अरे WHO ने क्या हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था? हम लोगों को दिखना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा था क्या? नहीं, एक मिनट, शाजिया, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद शाजिया प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ मानक जी कि उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं दिखाई दिया था कि ऑक्सीजन के बिना क्या हालत हुई, मरीजों को अस्पताल में क्या हालत हुई, ये सब दिखाई दिया था, मगर वो बात गई। अब उसके लिए आप कह रहे हैं साहब हम विदेश से, अमेरिका से, चीन से, जापान से सर्टिफाइड करेंगे। देखिए, गलती को स्वीकारिए, कोरोना में दुर्दशा हुई है, सुनो महंगाई बढ़ी है, तीसरी बात तमाम सरकारी उपक्रमों को भेजा गया है, चौथी बात बेरोजगारी बढ़ी है, पांचवी बात तमाम स्टूडेंट्स जो हैं परेशान हैं। अच्छा आचार्य जी, ओके आचार्य जी मैं शाजिया को मौका दे रहा हूं जवाब देने का। लास्ट 10 सेकंड। सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। इन मुद्दों के आधार पर अगर चुनाव होने देंगे, और बीजेपी इन मुद्दों के आधार पर चुनाव होने देगी, मुझे इसमें डाउट है। अगर इन मुद्दों पर चुनाव होता तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा में चीफ मिनिस्टर ये ना कहते, तालिबान को ना लेके आते। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, तालिबान, यही तो शाजिया कह रही है, तालिबान को कौन लाया बताइए? ये तो बीजेपी थोड़ा लाई है। 2022 तालिबान के समर्थन में बयान किसने दिया आचार्य जी? पूरी योजना है। ये जो आप सुन नहीं पा रहे हैं भाई साहब, या समझ नहीं पा रहे हैं, या तो भाई साहब आप टेलीविजन के लिए है, ये डिबेट के लिए है। वन सेकंड, ओके आचार्य जी, एक मिनट। आचार्य जी सुन पा रहे हैं ना मुझे? आचार्य जी मुझे सुन पा रहे हैं ना? आचार्य जी, मुसलमान है, तालिबान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान अफगानिस्तान है, असली मुद्दा वो है। ये जो विकास की बात है, ये सिर्फ आचार्य जी आप जवाब नहीं दे रहे मेरा। मैंने क्या पूछा आचार्य जी? तालिबान को बीजेपी ने शुरू नहीं किया मुद्दा बनाकर, तालिबान का मुद्दा बना क्योंकि कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने बयान दिए, बीजेपी को प्लेट में मुद्दा दे दिया। अब अगर आप ये कह रहे हैं तालिबान मुद्दा बनेगा, तो इसमें बीजेपी कैसे जिम्मेदार है? आप खुद कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां समझती नहीं है, धार्मिक भावनाओं के मुद्दे पर या भावनाओं के मुद्दे पर चुनाव होता है और उन्हीं पर होगा। आप खुद कह रहे हैं। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि विपक्षी दलों ने अभी से हार मान ली है आचार्य जी, या आप कह रहे हैं कि ये हारने जा रहे हैं?
नहीं, अब मैं जवाब दे ये दूं नहीं कह रहा- मानिक जी, मैं जवाब दे दूं। अनुराग मैं एक ये सेकंड नहीं एक कह सेकंड रहा- हाँ। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्षी दलों ने हार मान ली है, हर पार्टी पूरी ताकत से चुनाव में उतरेगी, लेकिन हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान का सत्ता पलट बीजेपी ने करा दिया, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जो मुद्दा जो पकड़ में आता है, ये मुद्दे को पकड़ लेते हैं, जैसे बगला खड़ा हाँ। नदी में रहता ना। अरे तो वो क्यों नहीं जैसी होता पकड़ेंगे, है, क्या बात कर रहे हैं? वो चुनाव, वो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है, उन्होंने चुनाव तालिबान जीतने को के लिए पकड़ मुद्दा लिया। क्यों नहीं पकड़ेंगे? कोई मुद्दा नहीं सुनिए, नहीं मैं सुनिए नहीं ओके शाजिया बोलिए। नहीं मानक जी हाँ। बहुत सारी बातें सुनिए। देखिए हाँ। अगर इनके यहाँ बहुत से बगला भगत हैं, बहुत से मदारी हैं, वो सब पकड़ लेते हैं। अरे की वजह ही इतना आवाज- ओके शाजिया रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग। हाँ शाजिया जी साजिद, बहुत से बगला भगत सही है, इसीलिए एक दलित बच्चे का फोटोग्राफ को इस्तेमाल किया जाता है, उसके माता पिता के फोटोग्राफ को इस्तेमाल किया जाता है, जो माँ बाप बेचारे कहते हैं कि हमसे धोखे से लिया गया है, बगला भगत हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के भी लोग, जिस तरह से उन्होंने मलियाना और हाशिमपुरा को अंजाम देने के बाद जरा सा भी कार्रवाई नहीं कराई, लेकिन मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकते रहे और एम्बाय और अजगर और मजगर करते रहे, वो भी हम जानते हैं कि अहिर भी आ जाएं और जाट भी आ जाएं, काम गिनाइए, और काम गुज्जर भी गिनाइए, आ छोड़िए जाएं। नहीं सब बातें। नहीं फिर इंडिया, काम आप चुप रहिए, गिनाइए। आप चुप रहिए, मैं आपका जवाब दे रही हूँ। मैं काम गिनाऊंगी, नहीं, फिर काम भाग जाएंगे गिनाइए। आप, फिर भाग नहीं, नहीं, जाएंगे काम भाई गिनाइए, साहब। नहीं भागेंगे, नहीं, हम नहीं, डटे रहेंगे। देखिए महाराज जी, देखिए ऐसे नहीं अरे, होता है। वन बाय काम गिनाओगे? अनुराग नहीं, आपको भी नहीं, आप अनइंटरप्टेड anchor नहीं हैं। टाइम, अनइंटरप्टेड और टाइम आप सबको anchor नहीं दूंगा, हैं। मेरा दर्शक भी एक एक पैनलिस्ट को अनइंटरप्टेड सुनना चाहता है। हाँ बोलिए शाजिया बोलिए। प्रमोद जी की बात का जवाब दूंगी। हाँ, दीजिए। और उसके बाद मैं काम भी गिनाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि मानक एंकर बने रहे। हाँ बोलिए बोलिए मैं आपसे शाजिया मानक- बोलिए बोलिए। तो काम मैं- गिनाइए, जी, काम तो गिनाइए। प्रमोद जी से मैं कहना चाहूंगी कि आप बताइए, इतने सालों से, और अभी हाल ही में कमलनाथ कह रहे थे हर एक मुसलमान हमको वोट दे, काम तो गिनाइए। दिग्विजय सिंह जो बटला हाउस को इनकाउंटर कह रहे थे, वो क्या था? वो भावनात्मक मुद्दा नहीं था, वो क्या मुद्दा था भाई साहब? जो सैफरन टेरर का कॉइनेज हुआ था, जो बाकायदा काम गिना मनी दीजिए। सीनियर ऑफिसर ने बताया। देखिए लगातार ये बोल रहे हैं बीच में, क्योंकि जान रहे हैं फंस रहे हैं। नहीं, मैं काम आपका गिना सवाल दीजिए, के हम तो जवाब नहीं काम दे की बात रहे। करते हैं, हम मैं जनता की बात गिनाऊंगी, करते मैं गिना भी हैं। चुकी हूँ, जनता, गिनाऊंगी और गरीब, भी। मजदूर, परेशान गिनाऊंगी लोगों भी की और बात भी। करते हैं। देखिए मानक जी ऐसे ना नहीं ना होता। ऐसे अनुराग नहीं पूरा होता। टाइम दूंगा आपको भी, पूरा टाइम दूंगा। हाँ बोलिए नहीं नहीं, शाजिया। आप नहीं आप दे दीजिए इनको। मैं अच्छा, या मैं प्रमोद जी की बात का जवाब ना दूं? मैं ना प्रमोद बोलिए जी बोलिए की अहमियत कंटिन्यू ना दूं? करिए, आप टाइम दे रहा हूँ बोलिए। काम गिना दीजिए। तो और सुनिए, अनुराग प्लीज रुकिए ना यार। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? देखिए आप बोलने ऐसा वाले क्यों का कर रहे हैं? रिदम भी टूटता हम है अपनी- अनुराग, बोलने वाले की लय टूटती है, आपको भी बोलने पता वाला ही है। रिदम नहीं, आपकी जहनियत दर्शाता है कि आप नहीं, काम- इस लेवल पर पहुंच गए हैं और कि आपके पास काम- कुछ है हम नहीं, तो काम पूछ रहे हैं, हम तो की कुछ कह ही घटियापन नहीं रहे। करना। नहीं भाई नहीं, साहब, काम इसलिए गिना दीजिए। आपका दिवालियापन कि आप किस तरह से हाशिए पर हैं ना और एक कितने अब बेहाल फिर हैं, मुझे ना आपको मुझे दिखाना फिर पड़ता है। मुझे ये करना पड़ेगा। देखिए मुझे ये दिखाना पड़ता है भाई साहब। ऐसे में देखिए अपने को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं आप? अपने दर्शक की तरफ से कह रहा हूं, अपने कंट्रोल रूम को नहीं, कह रहा हूं, मेरी कोई पीसीआर रिदम को नहीं, मेरी एक बार तो में एक ही गिना आदमी बोलेगा, बाकी सबके ऑडियो बंद रखिए। ऐसा होता है, पैनलिस्ट का एक बोलने का लय भी टूटता है, इसीलिए बार बार बिल्कुल वो है, लेकिन मैं टूटने नहीं दूंगी। आप कंटिन्यू करिए शाजिया, उसके बाद मानक, अनुराग को मैं भी आपसे- अनइंटरप्टेड टाइम दूंगा, बिना टोके बिना रोके। हाँ बोलिए। आपने और मैंने एंकरिंग का सफर साथ में शुरू किया है, तो आप जानते हैं मैं टूटने नहीं दूंगी। एक हाँ, एक बात बोलिए, मेरे बोलिए। दिमाग में और मैं बोलूंगी। बोलिए। तो प्रमोद जी जो कह रहे हैं, ये भावनात्मक मुद्दे हैं, ये हम जानते हैं, और किस तरह से मुद्दों को खेला गया है वो हम जानते हैं। किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को वोट बैंक बनाकर, मुसलमानों को सियासी चारा बनाकर, शाबानो केस में राजीव गांधी ने जो किया है खेल, वो भी हमें पता है। क्यों रामलला मंदिर के ताले तोड़ने पड़े घबराहट के मारे कि अब तो सारे मुसलमान जो हैं, सारे हिंदू नाराज हो जाएंगे, ये भी हमें पता है। सब भावनात्मक ही है सारा भाई साहब, सब कुछ भावना ही भावना चल रही है यहाँ पे। कपिल सिब्बल क्यों डर के मारे गए और क्यों कहा कि राम मंदिर का जजमेंट जो है अभी नहीं आना चाहिए, चुनाव पर असर पड़ेगा, ये भी बड़ा भावनात्मक मामला है। किस तरह से कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दिया कि मुसलमान औरतें कम अकल होती हैं, इसलिए जो कानून मुसलमान देशों में भी नहीं है, ट्रिपल तलाक का वो पारित ना हो, वो भी बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। सब भावनात्मक है भाई, सब भावनात्मक है, सब जज्बाती, सब जज्बा है। अब बोलिए अनुराग भदौरिया। अच्छा, अब बोलिए अनुराग। नहीं, अब अनुराग के बाद का जवाब देती हूँ, अब अनुराग के बाद का जवाब देती हूँ। काम नहीं, की बात काम, सुनिए, दो मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए। अरे सुनिए, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, छोड़िए झाड़े रहो कलेक्टरगंज, कागजी विकास छोड़िए, दो सुनिए, मेडिकल कॉलेज और वीडियो अरे दिखाइए कहाँ पे काम चल रहा है। अरे बोलने दो दीजिए, यूनिवर्सिटी बताइए जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप डरिए नहीं, दो रोड मेरी बताइए आवाज से जहाँ पे डरिए गड्ढे नहीं। मुक्त हो गए मेरी हो। आवाज आप आपको यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब कर रही है। छोड़िए, मेरी आवाज आप आपको प्राइमरी परेशान कर स्कूल रही का है। नाम नहीं बता आपको पाएंगे जो expose कर प्राइमरी रही है। स्कूल बनाओ। आप आपको expose मेडिकल कर रही कॉलेज है। तो मैं छोड़िए, बिल्कुल आप नहीं बताऊंगी। डिस्पेंसरी नहीं मैं बना बताऊंगी पाएंगे, नहीं, मैं आपको डिस्पेंसरी कोई सारे काम बनाई हो। बताऊंगी। और मैं एक्सप्रेस बताऊंगी रोड एक तो चीज। छोड़िए,
आपने यहाँ खड़ंजा भी लगाया कहीं, जो खड़ंजा का नाम बता दीजिए। अब वो खड़ंजा मतलब नहीं समझती तो हम क्या करें? नहीं, अब हम बोल ले रहे हैं। देखिए, इन्होंने इतनी देर तक दुनिया भर की कहानी बनाई। इनकी कहानी में जो लास्ट 4-5 2014 से जो शुरू हुई थी कहानी, और 2014 के बाद 2021 में भी। एक सेकंड, एक सेकंड। अब मेरा छोटा सा सवाल, और जो विनोद अग्निहोत्री ने कहा था, मैं वहां से सवाल अपना उठा रहा हूं। नहीं, मैं जवाब देना चाहती हूं 2.7 शाजिया, एक सेकंड, अनुराग, जैसा विनोद अग्निहोत्री ने कहा, अनुराग, विनोद अग्निहोत्री ने क्या कहा? आपने भी 2012 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, माफ करिएगा, आपने भी काम बोलता है, आपने खूब चलाई थी ना मुहिम, काम बोलता है। क्या हुआ? काम बोलता है? इसीलिए जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं जो आप विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भावनात्मक मुद्दों पर बीजेपी आपको पटखनी दे देगी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सत्यमेव जयते तो आपने सुना होगा। उनको लगता है कि धर्म के मुद्दा, जात के मुद्दे पे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी क्षणिक कामयाबी ले सकती, लेकिन राष्ट्र का क्या होगा? हो सकता है कि उनको क्षणिक कामयाबी मिल जाए, लेकिन हम समाजवादी लोग विकास का रास्ता नहीं खत्म करेंगे। हमारा रास्ता विकास का है, समाजवादियों का रास्ता विकास का रास्ता है। हमेशा से समाज में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए हम निरंतर काम करते रहेंगे। ये हार जीत बीजेपी के लिए हो सकती है, बीजेपी अपनी सत्ता पाने की लड़ाई लड़ सकती है, लेकिन हम समाजवादी लोग समाज के असली वर्ग को, असली जो समाज में जो हमारा युवा है, जो समाज में हमारी जनता है, उसको हम कैसे न्याय दिलाएंगे, उनको हम कैसे पैरों पे खड़े करेंगे, उनको कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, कैसे समाज को, देखिए, जब तक आप आर्थिक रूप से समाज को, समाज के विकास के रास्ते पे नहीं ले जाएंगे, आप विश्व के मानचित्र पे नहीं आ पाएंगे। अगर आपको नहीं, आपको अपने पैरों पे खड़े होकर विश्व के मानचित्र विनोद अग्निहोत्री को लाइए, आपको क्षणिक भाव के लिए सत्ता पा जानी है। ठीक है, ओके, विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं आपको मैं, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। विनोद जी, मैंने करेक्ट सही किया ना? बिल्कुल, जो अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे 14 से 19 में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी पहले से ज्यादा सीटें लेके आ गए। मैंने कहा विनोद जी ने ऐसा नहीं कहा। अगर आप वादे पूरे नहीं करेंगे और भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा। बीजेपी ने, क्या ये सही नहीं है विनोद जी कि ऐसा एक कॉकटेल बनाया है जिसमें विकास भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है और जातीय समीकरण भी है? विनोद जी देखिए, भावनात्मक मुद्दों और यथार्थ के मुद्दों का एक कॉम्बो होता है, एक पैकेज होता है। जो पार्टी उसमें कामयाब हो जाती है तरीके से, वो आगे निकल जाती है। अब अभी जो लड़ाई होनी है उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोनों चीजों को लेकर के आएगी। जो अभी शाजिया जी गिरा रही थी तमाम सारी योजनाएं और तमाम सारे वो उनका प्रचार भी करेगी, जो शुरू कर दिया है योगी जी की सरकार का, और साथ साथ जो है वो भावनात्मक मुद्दे भी लेकर के आएगी। वो तालिबान भी आएगा और वो धर्मांतरण भी आएगा और लव जिहाद भी आएगा, सब आएगा। और अब ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, अखिलेश जी की पार्टी की। कांग्रेस तो खैर कहीं विपक्ष की भूमिका में है नहीं, अखिलेश जी की जिम्मेदारी है, अनुराग जी की, कि ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों पर आकर घेरते हैं जो जनता के मुद्दे हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने बिहार में जो है बेरोजगारी को और उसको विकास को एक मुद्दा बना करके चुनाव को एकदम कांटे का बना दिया था। उसी तरह ये अखिलेश जी के राजनीतिक कौशल की परीक्षा होगी कि कैसे भाजपा के भावनात्मक मुद्दों का वो जो है एक तरह से जनता के जो मुद्दे हैं उन पर ला करके उस पिच पर आकर के चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यहां एक छोटा सा राइडर है, और विनोद जी आप मुझसे सहमत होंगे, बिहार और यूपी में बहुत फर्क है। बिहार में अक्सर भावनात्मक मुद्दे चलते नहीं है, लेकिन यूपी में उतने ही ज्यादा चलते हैं। इसीलिए अगर सेम फॉर्मूला अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी ये सोच रहे हैं कि बिहार वाला फॉर्मूला यूपी में चल जाएगा, उसमें बहुत इफ और बट रहेंगे। मानक जी, बिहार और यूपी में फर्क है, लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 6 दिसंबर 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद टूटी, उसके बाद 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह की शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री। उस समय भावनात्मक मुद्दा बहुत मजबूत था, लेकिन जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ, सामाजिक ध्रुवीकरण जातियों का, वो ले जाकर के जो है उसमें बीजेपी पीछे रह गई। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि चुनावी रणनीति में और जमीन पर माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी सबसे आगे रहती है। इसीलिए आज राष्ट्र की बात में हमने यही जानने की कोशिश की, क्या एक बार फिर से चुनावी रणनीति बनाने में और उसे जमीन पर लागू करने में बीजेपी आगे निकल गई है क्या? बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। शाजिया आलमी, अनुराग भदौरिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सुदीन भदौरिया से संपर्क नहीं हो पाया, टेक्निकल दिक्कत थी।
फिर बात करेंगे उनसे। और विनोद अग्निहोत्री, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।